तो वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 5। इससे पहले दोस्तों 4 पार्ट आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए वो 4 पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दोस्तों हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऋग्वेद, जितने भी दोस्तों वेदों से क्वेश्चन बन सकते थे, जितने सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बन सकते थे, जितने दोस्तों आपके बौद्ध धर्म धार्मिक क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों, वो सब मैंने आपको उन 4 पार्ट में कवर करा दिया है। तो आज होने वाला है दोस्तों हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 5। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। और अगर कोई विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे उसको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार आपसे पूछा गया है हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में। तो हर्यक वंश की बात करें दोस्तों, तो हर्यक वंश का संस्थापक हो जाते हैं कौन? बिंबिसार। कौन हो जाएंगे दोस्तों आपके? बिंबिसार जो हो जाते हैं दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं दोस्तों। जो आपके कब दोस्तों गद्दी पर कब बैठे थे, बहुत बार पूछ लिया जाता है आपसे कि गद्दी पर बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार दोस्तों आपके 544 ईसा पूर्व, कब दोस्तों? 544 ईसा पूर्व दोस्तों ये गद्दी पर बैठे थे। 544 ईसा पूर्व दोस्तों बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक बन जाते हैं दोस्तों। अगर बात करें बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे, तो बिंबिसार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिंबिसार आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं दोस्तों। कौन से धर्म के दोस्तों? बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं दोस्तों। यह दोस्तों पहले भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था दोस्तों। तो बिंबिसार की अगर बात करें दोस्तों, तो यह पहले शासक थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। किस पर दोस्तों? प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाले यह पहले राजा हो जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा कराया गया? तो बहुत बार पूछा गया होगा दोस्तों क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, तो इनका निर्माण दोस्तों आपके राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया। किन्होंने कराया दोस्तों? राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो दोस्तों ये जो मैं आज आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों, ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे दोस्तों, वहां से मैं आपके लिए ये प्रश्न लेके आया हूँ। तो आपके लिए प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरे देखना है दोस्तों, और अंत तक बने रहना है। आपसे पूछा जा रहा है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण राजराज किसने कराया था दोस्तों? राजराज प्रथम ने। अगर बात करें दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर की, तो इसे राजराजेश्वर शैव मंदिर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? राज राजेश्वर राजराजेश्वर शैव मंदिर। क्या बोला जाता है दोस्तों? राजराजेश्वर शैव मंदिर भी इसे बोला जाता है दोस्तों, और बृहदेश्वर मंदिर भी इसे बोला जाता है दोस्तों, और जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, कुड़िक किसका उपनाम था? तो दोस्तों अगर हम बात करें कुड़िक, तो दोस्तों उपनाम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। जैसे औरंगजेब को दोस्तों क्या बोला जाता था? जिंदा पीर। औरंगजेब को क्या बोला जाता था दोस्तों? जिंदा पीर। इसी प्रकार दोस्तों कुड़िक किसका उपनाम हो जाता है? तो कुड़िक की बात करें दोस्तों, तो अजात शत्रु का उपनाम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अजात शत्रु का उपनाम हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें, यह जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का दोस्तों? जैन धर्म का। किसका अनुयायी हो जाता है दोस्तों? जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे आपको स्टार मार्क कर लेना है दोस्तों। वैसे तो सारे ही जितने भी मैंने प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नंद वंश का संस्थापक की अगर हम बात करें, तो नंद वंश के संस्थापक हो जाते हैं दोस्तों हमारे कौन? महापद्म नंद। कौन हो जाते हैं दोस्तों? वो हो जाएंगे दोस्तों हमारे महापद्म नंद। कौन हो जाते हैं आपके नंद वंश के संस्थापक? तो नंद वंश के संस्थापक की बात करें दोस्तों, तो हम हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? महापद्म नंद। नंद वंश के अंतिम शासक भी बहुत बार आपसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो वो भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि नंद वंश के अंतिम शासक जो थे दोस्तों, वो थे आपके कौन? घनानंद। कौन थे दोस्तों? घनानंद थे दोस्तों। और अगर हम बात करें घनानंद की, तो यह सिकंदर के समकालीन था। किसके दोस्तों? सिकंदर के
समकालीन था आपका कौन, घनानंद, जो आपके नंद वंश का अंतिम शासक हो जाता है दोस्तों। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो दोस्तों नंद वंश में क्या होता है कि घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करता है दोस्तों, मगध पर एक नए वंश का उदय होता है दोस्तों, और वो हो जाता है आपका कौन सा वंश, मौर्य वंश। कौन सा वंश दोस्तों, मौर्य वंश। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है दोस्तों कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, घनानंद। आपसे पूछ लिया जाएगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको घनानंद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिकंदर किसका शिष्य था। तो दोस्तों ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, सिकंदर से दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सिकंदर से जितनी भी जानकारी हो सकती है वो हम हासिल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें सिकंदर की, तो सिकंदर दोस्तों आपका अरस्तु का शिष्य था। किसका दोस्तों, अरस्तु का शिष्य हो जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें सिकंदर के जन्म की, तो सिकंदर का जन्म दोस्तों 356, कब दोस्तों, 356 ईसा पूर्व में आपके सिकंदर का जन्म हो जाता है दोस्तों। कब, 356 ईसा पूर्व में आपके सिकंदर का जन्म हो जाता है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसकी मृत्यु की, तो 323 ईसा पूर्व में, कब दोस्तों, 323, 323 ईसा पूर्व में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। बहुत बार पूछा गया है कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो बेबीलोन में। कहाँ, बेबीलोन, बेबीलोन में दोस्तों 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि सिकंदर ने सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया था दोस्तों। तो अगर हम बात करें सिकंदर की, तो सिकंदर ने भारत विजय का अभियान दोस्तों आपके 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। कब दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में आपके सिकंदर ने भारत विजय का अभियान प्राप्त किया था दोस्तों। और सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर की बात करें तो अरस्तु का शिष्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया। तो दोस्तों जो मैं आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको याद रखना है कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में क्या किया था, भारत विजय का अभियान प्रारंभ किया था दोस्तों। और फिर उसके जस्ट 3 साल बाद 323 में क्या होता है दोस्तों, इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है बेबीलोन नामक स्थान पर। हाइडेस स्पीच का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है अगर सिकंदर की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों। सिकंदर से अगर कहीं क्वेश्चन बनते हैं, तो जो 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। हाइडेस स्पीच का युद्ध दोस्तों सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस पोरस के बीच में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बहुत बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाइडेस स्पीच का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच में। तो दोस्तों मैंने सिकंदर की बताया कि सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, मृत्यु हो जाती है दोस्तों आपके 323 ईसा पूर्व में। और भारत विजय का अभियान जो प्रारंभ किया था दोस्तों, वो करा था उन्होंने कब, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों ये भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा दोस्तों ये प्रश्न, क्योंकि ये सिकंदर की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, सिकंदर ने क्या करा था, 326 ईसा पूर्व में दोस्तों पूरे भारत को विजय करने का अभियान चालू करा था दोस्तों। लेकिन जस्ट 3 साल बाद 323 ईसा पूर्व में क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था दोस्तों, तो उस नदी का नाम था दोस्तों व्यास नदी। कौन सी नदी थी दोस्तों, वो थी आपकी व्यास नदी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य। क्या दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है दोस्तों, वो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, किसे दोस्तों, घनानंद को हराकर दोस्तों क्या करता है, घनानंद को हराकर क्या करता है, वह मौर्य वंश की नींव रखता है दोस्तों मगध पर। तो आंसर हो जाएगा आपका मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है। तो बहुत बार आपसे ये पुस्तक के रचनाकार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो मुद्रा राक्षस हो जाएंगे दोस्तों कौन, विशाख दत्त। कौन हो जाएंगे दोस्तों, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के कौन हो जाएंगे दोस्तों, विशाख दत्त। चलिए, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस इंसान हो जाते हैं दोस्तों, जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री की दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक हो जाता है। और उसके प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आपके कौन, कौटिल्य। दोस्तों कौटिल्य के अन्य नाम भी हो जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कौटिल्य के अन्य नाम, तो कौटिल्य को दोस्तों चाणक्य भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, चाणक्य। कौटिल्य को क्या बोला जाता है दोस्तों, चाणक्य बोला जाता है। और विष्णु गुप्त, और क्या बोला जाता है दोस्तों, विष्णु गुप्त भी दोस्तों किसे बोला जाता है, तो कौटिल्य को ही बोला जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। और इनकी एक फेमस किताब हो जाती है दोस्तों इंडिका।
क्या हो जाती है दोस्तों? इंडिका। फेमस किताब क्या हो जाती है दोस्तों? इंडिका, जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड है दोस्तों। और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित हो जाती है। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो अगर बात करें दोस्तों चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। किसका दोस्तों? जैन धर्म का। हमने देखा दोस्तों बिंबिसार, क्या देखा था दोस्तों? बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था दोस्तों। तो बिंबिसार आपके बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। किसका अनुयायी था दोस्तों? बौद्ध धर्म का। फिर हमने देखा दोस्तों अजातशत्रु, अजातशत्रु दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है दोस्तों। और बात करें चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त भी आपके जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपनाम से बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कुड़िक, क्या दोस्तों? कुड़िक। कुड़िक किसका नाम था दोस्तों? तो कुड़िक बोला जाता था दोस्तों अजात शत्रु को। किसे दोस्तों? अजात शत्रु को। इसी प्रकार दोस्तों बिंदुसार को क्या बोला जाता था? अमित्र घात। क्या बोला जाता था दोस्तों? अमित्र घात। अगर बात करें दोस्तों जिंदा पीर, तो जिंदा पीर किसे बोला जाता था दोस्तों? तो जिंदा पीर आपको बोला जाता था किसे? औरंगजेब। किसे दोस्तों? औरंगजेब को दोस्तों क्या बोला जाता था? जिंदा पीर बोला जाता था दोस्तों। और बहुत बार आपसे औरंगजेब औरंगजेब की अगर बात करें दोस्तों तो मकबरा पूछ लिया जाता है, और औरंगजेब का मकबरा हो जाएगा दोस्तों क्या? दौलताबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? दौलताबाद। दोस्तों ये मकबरे की ट्रिक दोस्तों मैंने बहुत ही आसान ट्रिक से दोस्तों सारे मकबरे आपको याद कराए हैं दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके मकबरों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों? तो बिंदुसार की अगर हम बात करें तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हो जाता है। कौन? बिंदुसार। पुराणों में अशोक का किस नाम से वर्णन मिलता है? तो दोस्तों अशोक जो कि बहुत फेमस सम्राट हो जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें, ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी हो जाता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन होता है दोस्तों? अशोक हो जाता है। और अगर हम बात करें कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता था, क्या बोला जाता था दोस्तों? अब क्या बोला जाता था दोस्तों? अशोक वर्धन। अगर बात करें दोस्तों राजगद्दी में बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो ये था आपके अवंती का राज्यपाल। कहाँ का दोस्तों? अवंती का राज्यपाल दोस्तों, जो कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी हो जाता है। और पुराणों में उसका नाम अशोकवर्धन आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें यह गद्दी पर बैठने के समय कहाँ का राज्यपाल था? तो यह अवंती का राज्यपाल था। अगर हम बात करें दोस्तों मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख किससे संबंधित हो जाते हैं? तो अशोक से। आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि अशोक का वर्णन किस अभिलेख में आपको देखने को मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मास्की और गुर्जरा अभिलेख। क्या हो जाएगा दोस्तों? मास्की प्लस गुर्जरा अभिलेख में आपको अशोक का नाम अशोक देखने को मिलेगा। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगर बात करें कलिंग पर अशोक ने कब आक्रमण किया, तो अशोक ने दोस्तों कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व। कब दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों यह 269 ईस्वी में क्या होता है? 269 ईस्वी में यह मगध की राजगद्दी पर बैठता है दोस्तों। कौन? अशोक। और 261 ईसा पूर्व में क्या होता है? यह कलिंग पर आक्रमण कर देता है दोस्तों। और कलिंग की राजधानी तोसली पर यह अधिकार कर लेता है दोस्तों। किसमें? कलिंग की राजधानी तोसली पर यह अधिकार कर लेता है दोस्तों। और इसका उल्लेख आपको किस अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलेगा? तो यह आपको अशोक के 13वें नंबर के शिलालेख में आपको दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों जो शिलालेखों का प्रचलन हो जाता है दोस्तों, यह अशोक ने किया था दोस्तों। और अगर हम बात करें अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी हो जाती है, तो अशोक के शिलालेखों की संख्या हो जाती है दोस्तों कितनी? 14। कितनी दोस्तों? 14। और जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया 13वें शिलालेख में आपको क्या मिलेगा? कलिंग विजय का वर्णन देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। अगला और अंतिम प्रश्न हो जाता है आपके लिए, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख की खोज की अगर हम बात करें, तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके कौन? पोद्रेटी फेंथेलर। कौन आते दोस्तों? पोद्रेटी फेंथेलर ने दोस्तों 1750 ईस्वी, कब दोस्तों? 1750 ईस्वी में क्या हो जाता है? अशोक के शिलालेखों को दोस्तों खोजा था दोस्तों। और एक क्वेश्चन और बन जाता है इससे कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली थी दोस्तों? तो ये मिली थी आपके जेम्स प्रिंसेप को। किसे दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप को अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता मिली थी 1837 में। कब दोस्तों? 1837 में। तो दोस्तों खोजा गया था 1750 में, और पहली बार पढ़ा गया दोस्तों कब? 1837 में। तो दोस्तों ये थे आपके प्राचीन भारत के इतिहास के टॉप 20 प्रश्न, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।